अच्छा, फातिमा, आप रिपीट कर लो अपना क्वेश्चन। मैम एंडोमेट्रियल पॉलिप और फाइब्रॉइड पॉलिप का पेशेंट जैसे कल हम देख के आए थे, तो हमने उसका डायग्नोसिस तो बनाया था क्योंकि वो इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट की थी पेशेंट। तो डायग्नोसिस हमने उसका सब म्यूकस फाइब्रॉइड या फाइब्रॉइड पॉलिप ही बनाया था, क्योंकि उसका साइज भी यूट्रस का 10 to 12 वीक साइज था और साथ में नीचे से पॉलिप भी प्रोट्रूड आउट कर रहा था। हम्म, हम्म, तो मैम हमें ठीक है। ये वो थोड़ी कंफ्यूजन थी कि एंडोमेट्रियल हम्म, या फाइब्रॉइड किस तरह से उसको हम मतलब बोलेंगे, डायग्नोसिस कैसे बोलेंगे एग्जाम में कि ये क्या हम्म, है। ठीक है। अच्छा, देखिए, बात ये है कि जिस तरह अभी फातिमा ने क्वेश्चन किया, कुछ सिम्टम्स होते हैं, उससे हमने डीडी बनाना होता है। उसके बाद हमारा एग्जामिनेशन उस सारी हिस्ट्री या सिम्टम्स को रीइंफोर्स करके उसके डीडी की शॉर्ट लिस्ट करता है, और हम डायग्नोसिस तक जाते हैं। गायनी के अंदर ये सिस्टम बड़ा ही आसान है, क्योंकि पेशेंट जैसे ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट बोलता है, हमारा डीडी वहीं शॉर्टलिस्ट हो जाता है। और जब हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं, तो फिर वो एक तरह से हमें पहले ही पता होता है डायग्नोसिस पेशेंट का। तो ये हमें पता है, जैसे कि अभी फातिमा ने कहा कि हमने उसका डीडी में तो रख लिया था कि देर इज सम पैथोलॉजी इन द एंडोमेट्रियोजल या एंडोमेट्रियल लेवल ऑफ द यूट्रस। तो क्योंकि वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट की, जहां पर ब्लीडिंग का मसला आएगा वह यूट्रस या सर्विक्स इन्वॉल्व होगा, ये हम सबको पता है। जहां ब्लीडिंग नहीं, पेन या मैस होगा, वहां ज्यादातर आपको ओवेरियन पेडिनेक्सल पैथोलॉजी की सस्पेशन हो जाती है। तो जैसे ही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट होता है, वहीं पे डीडी हमारी शॉर्टलिस्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब जब, बिकॉज देखो, अगर तो वो रेगुलर हैवी ब्लीडिंग होगी या वो पेन के साथ रेगुलर हैवी ब्लीडिंग होगी, तो वो ज्यादातर जाता है फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस की तरफ चीज, या फिर मे बी ऑल्सो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया। पॉलिप सब म्यूकोजल पैथोलॉजी ऑफ द यूट्रस, लाइक पॉलिप या फाइब्रॉइड पॉलिप या आरपीओसीज या प्लेसेंटल पॉलिप, जो कि उसकी एक डीडी में आ जाता है। तो वो सारी करते हैं इरेगुलर ब्लीडिंग, और सर्वाइकल पैथोलॉजी भी ज्यादातर इरेगुलर ब्लीडिंग करता है विद द पोस्ट बॉडी ब्लीड या वो सारा कुछ। तो अब इसके अंदर आप ये देखो कि अब जैसे कि अब इस पेशेंट के अंदर इरेगुलर ब्लीडिंग का मसला था, एंड देयर वाज उसके डीडी में आपने तीन चार चीजें बोलनी है, जिसमें कि दिमाग में इस वक्त तो आगे भी हमने एग्जामिनेशन नहीं किया पेशेंट का। तो आपने तीन चार चीजों में उसका एंडोमेट्रियल पॉलिप, फाइब्रोइड पॉलिप, प्लेसेंटल पॉलिप रख लिया, राइट। और फिर आगे जाके कहीं आपने एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया रखा। व्हेन यू वर डूइंग एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, एग्जामिनेशन में अब फातिमा said that there was a growth which was coming out from the os. This could be a fibroid or a polyp, right? And because she could see कि ये endometrial polyp या fibroid हो सकता है, it cannot be placental polyp, क्योंकि वो इस तरीके से एक organized तरीके से नहीं protrude out करेगा, और hyperplasia भी of course protrude out नहीं करेगा। तो जहां पर आपका endometrial polyp versus fibroid polyp आया या versus cervical polyp, तो कई दफा ऐसे रीजन से सर्वाइकल कैनाल से आ रहा होता है, यू डोंट एग्जैक्टली नो कि वो सर्वाइकल है या एंडोमेट्रियल। तो जो भी एंडोमेट्रियल ग्रोथ होगी विच इज पॉलिप, अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप और सर्वाइकल पॉलिप को डिफरेंशिएट करना हो, तो देखने में एंडोमेट्रियल पॉलिप, बिकॉज एंडोमेट्रियम रेड वेलवेटी कलर की होती है और सर्वाइकल म्यूकोजा थोड़े से पिंकिश कलर का होता है। सो सर्वाइकल पॉलिप जो है वो पिंक, क्लियर पिंक कलर का आपको नजर आएगा, और जो एंडोमेट्रियल पॉलिप है वो वेलवेटी रेड कलर का होगा, राइट। So if a growth is coming out from the os and you don't know the base, you cannot see the base of that mass or polyp, but उसकी लुक वेलवेटी रेड है, तो इट मीन्स इट्स एंडोमेट्रियल इन ओरिजिन। अगर उसकी लुक पिंक सी कलर की है, तो इट्स सर्वाइकल। और जहां तक बात रही पॉलिप और फाइब्रॉइड को डिफरेंशिएट करने की, तो इट इज वेरी इजी, क्योंकि फाइब्रॉइड तो होता ही वाइट कलर का है, इट्स वाइट हार्ड, एंड पॉलिप इज वेलवेटी रेड एंड इट्स सॉफ्ट ऑल्सो। सो ये आपका जो है बड़ा आसान है इसको डिफरेंशिएट करना। ठीक है। मैडम मैं पूछ रही थी कि हम फिर वो जब पूछेंगे हमसे व्हाट विल बी योर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो उसमें हम फिर पहले पे फाइब्रॉइड पॉलिप रखेंगे क्योंकि यूट्रस देखो, साइज इज बात आल्सो ये है कि एनलार्ज्ड। अगर, यस, देखो, बात ये है कि अगर एक पॉलिप है जो अंदर से आ रहा है, फाइब्रॉइड अगर, तो वो आपको फाइब्रॉइड लग रहा है, बिकॉज इट्स फाइब्रॉइड में जब प्रोट्रूड आउट कर रहा होता है, इट्स हार्ड एंड इट्स वाइट इन कलर, तो फिर तो आप फाइब्रॉइड बोलोगे। बट इफ इट इज पॉलिप लाइक इट्स सॉफ्ट, और तो फिर आप उसका, एंड यू कैनॉट सी के बेस कहाँ से आ रही है, तो फिर तो पहले तो डीडी में आएगा एंडोमेट्रियल पॉलिप वर्सेस सर्वाइकल पॉलिप, बिकॉज इट्स सॉफ्ट, it's not looking like a fibroid. But if it's a polyp, it's like a fibroid which is coming out from the os, then it is हाँ, जाओ तुम।
if it's a fibroid like thing which is a hard mass which is coming from the os, वो तो फिर फर्स्ट डायग्नोसिस में फाइब्रोइड ही आएगा. बट अगर आपको सॉफ्ट सी चीज है जो कि विच इज कमिंग फ्रॉम द os एंड यू कैन नॉट सी द बेस, तो फिर आप उसके डीडी में पॉलिप के डीडी रखोगे विच इज द एंडोमेट्रियल पॉलिप वर्सेस सर्वाइकल पॉलिप. इफ इट इज रेड इन कलर तो नंबर वन पे एंडोमेट्रियल पॉलिप. इफ इट इज व्हाइट इन कलर, इफ इट इज पिंकिश इन कलर, देन फिर वो होगा सर्वाइकल पॉलिप. अच्छा मैम, एक और पेशेंट कल देखी है हम लोगों ने. शी वाज 45 years old, para 5, having previous 5 cesarean section, and she was amenorrheic since 4 months, and now she presented with the complaint of feeling of a mass in the abdomen since 3 years, and along with that pain, and she was also having difficulty, early satiety and dyspepsia, because the mass was very large, and also she was having shortness of breath on doing the household activities. So on examination, she was having abdominal mass of 36 week size, which was cystic in consistency, mobile, non-tender, and it was the skin was pinchable, and it was the lower limit was not reachable. एंड इट वाज, मैम हमने तो उसका ओवेरियन मास बिनाइन ही बनाया था उसका डीडी. फिर जब हमने उसका स्कैन देखा तो उसमें सिस्ट में सेप्टेशंस थी एंड बायलैटरल था. तो मैम फिर हमने उसका प्री मेनोपॉजल थी, तो हमने उसका CA 125 और RMI जो था वो उसका फिर निकाला था 3:1, क्योंकि उसकी दो फीचर्स आ गए थे स्कैन पे. तो मैडम फिर वो निकाला था 3:1, और 12.5 उसका जो था ना वो C 125 था. तो मैडम हमारा 36 RMI निकला था. तो फिर मैडम फिर हमने कहा था कि RMI ज्यादा है, तो फिर हम एज भी ज्यादा है, फिर हम स्टेजिंग लेप्रोटमी की तरफ ले जाएंगे इसको. देखो बात ये है, ठीक है, डीडी तो फिर प्रॉपर डीडी बनाओगे ना. अगर लोअर लिमिट वाज नॉट रीचेबल एंड इट वाज अ बिग मास, प्रेगनेंसी को भी रूल आउट करोगे एटसेट्रा एटसेट्रा. खैर जी. चलो, एडिनेक्सल हो गया, ओवेरियन आपको हो गया फील, तो उसमें तो फिर सारे ट्यूमर मार्कर्स कराओगे ना. RMI में CA 125 उसका कितना था? मैम 12.5 था, एज 45 थी ना, तो फिर इसलिए CA 125 ही मांगा था. तो CA 125 की तो कोई सिग्निफिकेंस ही ना हुई ना, वो तो नॉर्मल है. आप बाकी के उसके सारे ट्यूमर मार्कर्स कराओ. आपने उसकी अच्छा. मेलिग्नेंसी को तो रूल आउट करना है ना. डायरेक्ट स्टेजिंग लेप्रोटमी पे कैसे चले जाओगे? यस, मैथ्स तो निकलेगा, बट आपने, इट्स नॉट जस्ट दैट कि आप, स्टेजिंग तो हमने फिर भी इन एनी केस करनी है, चाहे उसका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में बेशक उसका बिनाइन आ रहा हो या बेशक कुछ भी आ रहा हो, लेकिन आपने उसका प्री ऑपरेटिव असेसमेंट इसलिए करनी है कि आपको भी पता हो और पेशेंट को भी पता हो कि कितने चांसेस हैं कि आप एक मेलिग्नेंट मैस के ऊपर प्रोसीजर करने जा रहे हो. तो उसके लिए आपने पहले सारे ट्यूमर मार्कर्स कराने. CA 125 तो खाली काफी नहीं है. आप जब तक उसको कंप्लीट इवेलुएट नहीं करा लोगे, और अगर ट्यूमर मार्कर कोई ज्यादा आएगा तो फिर आप सीटी भी तो कराओगे ना. स्टेजिंग लेप्रोटमी के वर्ड से पहले फिर आप पहले उसकी प्री ऑपरेटिव देखो तो सही कि प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग क्या है, फिर आप जी आगे मैडम, वो फैसला करो. CT स्कैन तो हमने कहा था हम करवा लेंगे, लेकिन वो बस ये क्यों? कंफ्यूजन थी कि क्यों सीटी कराया? सिर्फ एक CA 125 की रिपोर्ट के ऊपर आपने सीटी डिसाइड कर लिया? मैडम मैथ्स बहुत लार्ज था ना, तो मोर देन 10 सेंटीमीटर जब मैथ्स हो तो उसमें सॉलिड कंपोनेंट्स में हो सकते हैं ना स्कैन पे, तो इस वजह से फिर हमने कहा था कि हम CT स्कैन अगर एब्डोमेन मैथ्स पेल्विस का. ज्यादा है और आप सीटी मैथ्स के सॉलिड कंपोनेंट्स देखने के लिए नहीं कराते फातिमा, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये. इतना बड़ा आपका ब्लंडर, आप फेल हो जाने वाला इस वक्त केस आपने मुझे बताया है. आपने जो शुरू से ये मैथ्स एब्डोमेन का केस बताया है, द मोमेंट यू स्टार्टेड यू हैड फेल्ड. आपको पता ही नहीं था आप क्या बात कर रहे हो. ठीक है, आपको पेशेंट को डिफरेंशिएट ही नहीं करना आता कि बिनाइन पेशेंट कौन सा है और मेलिग्नेंट पेशेंट कौन सा है. देखो, इफ अ पेशेंट इज सिटिंग विद अ 36 वीक साइज mass, you cannot label her as malignant, और you cannot से टू द पेशेंट के क्योंकि आपके अंदर मैं मेलिग्नेंसी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं आपकी स्टेजिंग लेप्रोटमी करने जा रही हूँ बिफोर, विदाउट एनी एनी वैलिड रीजन. ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है पेशेंट को पास करना. उसकी अगले दिन सर्जरी हो, उसे एक दिन पहले डॉक्टर कह दे कि क्योंकि मैं मेलिग्नेंसी से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और अगले दिन आपकी सर्जरी है मेलिग्नेंसी की वजह से, उसकी तो सारी रात नींद नहीं आएगी, उसके घर वालों को मुसीबत पड़ जाएगी, हालांकि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है ये बात करने के लिए.
ठीक है, imagine yourself instead of a patient. It's a very bad thing to say to the patient without any valid reason and then getting CT done without knowing why are you getting the CT done. ये तो और भी बहुत बड़ी गलत बात है. अगर आपने सिस्ट के फीचर्स देखने हैं, सॉलिड कंपोनेंट या सेप्टेशंस या कोई और चीज जो अल्ट्रासाउंड पे इफ यू थिंक यू हैड मिस्ड, तो यू डोंट गेट सीटी डन. सीटी आप हमेशा पेशेंट की स्टेजिंग के लिए कराते हो, उसकी मलिग्नेंसी की स्टेजिंग के लिए सीटी होता है, सरफेस पे डिजीज के स्प्रेड को देखने के लिए होता है सीटी. अगर आपने फीचर्स ऑफ सिस्ट देखने हैं, जो कि अगर आपको लगता है कि आपने कुछ मिस किया है अल्ट्रासाउंड पे, मे बी सॉलिड कंपोनेंट्स और सेप्टेशंस एक्सेट्रा, तो आपने उसका एमआरआई कराना है. You never get the CT done to know the features. एक second, sorry. ठीक है, सॉरी. सो आप अब आप ये बात याद रखो. अच्छा, और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीटी आपने कब कराना है और एमआरआई कब कराना है, एग्जाम में भी और आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी. 12.5 CA 1 to 5 को लेके आप बोलते जा रहे हो, मतलब वाई. आप आगे चलो, बात को आगे बढ़ाओ. CA 1 to 5 उसका नॉर्मल है, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, बिकॉज उसके पूरे एब्डोमेन में इतना बड़ा मैस फैला हुआ है, फिर भी CA 1 to 5 नॉर्मल है. तो देखो तो सही ना, फिर आगे तो चलें बात को लेके, ठीक है. तो इस तरह नहीं करना आपने. अगर शी इज 45 और ऑफ एनी एज, एनी इवन किसी भी एज ग्रुप की खातून होगी एंड शी हैज गॉट ह्यूज मास एंड इफ अल्ट्रासाउंड इज सेइंग दैट इट्स एट इन एक्सेल, तो जाहिर बात है आप सबसे पहले सारे ट्यूमर मार्कर्स कराओगे. ट्यूमर मार्कर में कोई एक भी ट्यूमर मार्कर ज्यादा आएगा तो आप सीटी कराओगे टू नो द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, और उसके बाद आप उसको सर्जरी अकॉर्डिंगली प्लान करोगे. अगर कोई ट्यूमर मार्कर नॉर्मल सारे आते हैं, फॉर एग्जांपल ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल, बट इवन देन द सिस्ट इज लार्ज और ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, और अल्ट्रासाउंड पे आपका कुछ भी ऐसा मेलिग्नेंसी वाला ब्लड सप्लाई या आपके कोई भी एम और बी रूल्स के मुताबिक इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स द बिनाइन थिंग, तो आप उसकी सर्जरी प्लान करो. यू डोंट इवन नीड टू गेट द सीटी डन जस्ट बिकॉज द मास इज सो बिग. आप उसको बता दोगे कि हर चीज तो बिनाइन की तरफ आ रही है, ऑल्दो इंट्राऑपरेटिवली मैं स्टेजिंग फिर भी करूंगी बिकॉज अल्टीमेट 100% इज द बायोप्सी रिपोर्ट. तो फिर लेकिन अगर आपका कोई एक भी ट्यूमर मार्कर ज्यादा आता है, और या फिर आपको ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आते हैं लेकिन अल्ट्रासाउंड वाले कहते हैं कि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है या उसके बहुत सारे फीचर्स एम रूल की तरफ आ रहे हैं, तो भी सीटी जस्टिफाइबल है, राइट. एंड देन यूल गो फॉर द सर्जरी. और सीटी किस लिए जस्टिफाइबल है? बिकॉज यू नो नीड टू नो द स्प्रेड ऑफ द डिजीज. वाई यू नीड टू नो द स्प्रेड ऑफ द डिजीज? ताकि आपको भी पता हो कि आपने किस एक्सटेंट तक सर्जरी करनी है, और पेशेंट को भी पता हो कि उसके अंदर कहाँ तक डिजीज फैली हुई है, इवन गोइंग बिफोर द सर्जरी. और जब आप सर्जरी करते हो, सर्जरी का डिसीजन भी, ये तो खैर 45 है, उसकी फैमिली कंप्लीट है, आप उसकी क्लियरेंस सर्जरी भी आराम से कर सकते हो. कई दफा होता है कि क्लियरेंस सर्जरी के बजाय अगर यही यंग पेशेंट होती है, अनमैरिड, या उससे भी और बच्चा करना होता, तो हो सकता है आपको फ्रोजन सेक्शन अरेंज करना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आपने इसकी अगर क्लियरेंस सर्जरी भी करनी है, बट बिफोर सर्जरी अगर कोई एक फीचर आपको लगा मेलिग्नेंसी की तरफ, मे बी ट्यूमर मार्कर या मे बी एनी फीचर ऑन द सीटी ऑन द अल्ट्रासाउंड के इट्स मेलिग्नेंट सिस्ट, तो फिर आप उसका क्लियरेंस सर्जरी के साथ साथ आप पेशेंट को अकॉर्डिंगली बता भी सकते हो कि आपकी डिजीज यहाँ यहाँ तक स्प्रेड हुई है, हो सकता है मुझे मेंटेक्टमी की तरफ भी जाना पड़े, हो सकता है मुझे ब्लैडर की सरफेस से बायोप्सी लेनी पड़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जितना ज्यादा प्री ऑपरेटिवली आपने पेशेंट को बताया हो कि आपने किस एक्सटेंट तक जाना है, और जितना आपको खुद भी पता हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग सरप्राइजेस इन द ऑपरेशन थिएटर के अंदर सरप्राइजेस जो मिलते हैं उससे वर्स्ट कोई सिनेरियो नहीं, वो सबसे बड़ा फेलियर है सर्जन का, क्योंकि उसने प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन नहीं किया और उसने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ही नहीं की, और फिर बाहर निकल के अटेंडेंट्स को सरप्राइजेस देना तो उससे भी बड़ा गलत बात है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड मोर देन 90 और 95% के आप आगे करने क्या जा रहे हो, ठीक है. मैम ये सिर्फ ये कंफ्यूजन थी कि हम यूजुअली आफ्टर 40 इस इयर्स जो वक्त है इस वो पूरे सिनेरियो में आपको कंफ्यूजन थी क्योंकि आपको पूरा ही नहीं पता था कि आपने सीटी किस में कराना है, आपको ट्यूमर मार्कर्स किस में, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है. यू नीड टू रिवाइज कि आपने ट्यूमर मार्कर्स किस किस में क्या कराने हैं और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, और आरएमआई को किस में किस हद तक इम्पोर्टेंस है. अच्छा हाँ, बताओ मेन क्या कंफ्यूजन थी. मैम ये कंफ्यूजन थी कि CA 125 जो है वही करवाना है क्योंकि एज मोर देन 40 है, नहीं, या बाकी एक चीज, नहीं, इट्स नॉट अबाउट एज. एक चीज तो याद रखो, एनी मेलिग्नेंसी और एनी डिजीज कैन हैपन इन एनी एज ग्रुप, राइट. सो आप
अगर हर एज में हर ट्यूमर मार्कर भी मांग लोगे ना, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि ठीक है, अगर आपको एग्जाम में कहते हैं, इवन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस, मोर फॉर द क्लिनिकल, आपकी आपकी प्रैक्टिकल आगे इंशाल्लाह लाइफ की एडवाइस ये ज्यादा है, क्योंकि आप हर पेशेंट अफोर्ड नहीं करता कि दुनिया जहान की के ट्यूमर मार्कर्स आप करा लो। तो नॉर्मली अगर आप देखो तो 20 साल से पहले पहले आप CA 1 to 5 के अलावा बाकी सारे ट्यूमर मार्कर्स, और 20 से 60 ईयर्स की एज तक आप सारे के सारे ट्यूमर मार्कर्स विच इंक्लूड्स अल्फा फीटोप्रोटीन एंड बीटा HCG एंड CA एंड DH एज वेल एज जो मैंने आपको बताया है CA 1 to 5। बट 60 एंड बियॉन्ड आपने खाली CA 1 to 5। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 20 ईयर्स से पहले आप सारे ट्यूमर मार्कर्स अदर देन CA 1 to 5, 20 से 60 ईयर्स तक विद CA 1 to 5 ऑल ट्यूमर मार्कर्स, 60 ईयर्स एंड अबव आपने सिर्फ CA 1 to 5 और ट्यूमर मार्कर नहीं। इस तरीके से आप याद इस तरह रख सकते हो, क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल या बियॉन्ड 60 में स्पेशली आप को सिर्फ एपिथेलियल सेल ट्यूमर्स आर द कॉमनेस्ट, और सी ओनली CA 1 to 5 इन मोस्ट ऑफ द केसेस होगा। लेकिन अगर देर इज अ मैस और CA 1 to 5 कम्स आउट टू बी नॉर्मल आफ्टर 60, तो फिर आप फिर भी बाकी के ट्यूमर मार्कर्स करा सकते हो, क्योंकि वही बात है कि एनी डिजीज और एनी मेलिग्नेंसी कैन हैपन एट इन एनी एज ग्रुप। हाउएवर मेजोरिटी में आपको एक CA 1 to 5 से जवाब मिल जाएगा 60 के बाद। लेकिन 20 साल से 60 के बीच में कोई भी इस मेलिग्नेंसी होने का काफी चांस है, तो आप सिर्फ एक CA 1, और स्पेशली इस तरह के पेशेंट में जिसमें 36 वीक्स तक आ गया और CA 1 to 5 नॉर्मल है, तो फिर तो बाकी चीजें तो रूल आउट करना बहुत जरूरी है। ठीक है मैम। और मैम उसका स्कैन पे ना बायलैटरल सिस्ट थी, और जो राइट सिस्ट थी ना उसमें ब्लड फ्लो वाज आल्सो प्रेजेंट। तो फिर आपके अल्ट्रासाउंड के फीचर्स ज्यादा हो गए। लेकिन फिर तो आपको और भी जरूरी है कि सारे के सारे ट्यूमर मार्कर्स हो। ठीक है ना, अगर ट्यूमर मार्कर सब नॉर्मल आते हैं तो बिकॉज ऑफ द ब्लड फ्लो एंड बायलैटरल सिस्ट विद सेप्टेशन, तो फिर आप CT करा सकते हो टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज, क्योंकि ट्यूमर मार्कर्स वही बात है ना कि इज नॉट 100%। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा सिनेरियो फातिमा ने डिस्कस किया, क्योंकि ये हर बंदा वहां पे ये बहुत कंफ्यूजिंग है सबके लिए, इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एक्चुअली इस किस्म की ही सिनेरियोज के लिए मैंने बल्कि दोनों ही बड़े अच्छे से सिनेरियो किए, ब्लीडिंग वाला भी पॉलिप वाला भी, क्योंकि उसमें वही बात है कि आपका डायग्नोसिस, इट्स नॉट ओनली हिस्ट्री। हमने हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन पे DD बना के शॉर्ट अपना डायग्नोसिस बताना है कि किस तक पहुंच रहे हैं। सो हिस्ट्री के ऊपर आपकी डायग्नोसिस काफी ज्यादा शॉर्टलिस्ट हो जाता है, यानी ब्लीडिंग में इरेगुलर ब्लीडिंग और रेगुलर ब्लीडिंग। इरेगुलर ब्लीडिंग की वजह से आपका फाइब्रॉइड एडिनोमाइसिस थोड़ा सा पीछे चला गया। पहले आपका आ गया एंडोमेट्रियल पैथोलॉजी एंड सर्वाइकल पैथोलॉजी पहले। और इसी तरह जब आप ये आपकी हिस्ट्री के बाद जब आप एग्जामिन करते हो, एग्जामिनेशन पे जो आपको नजर आएगा, उसमें आपको अगर पॉलिप नजर आ रहा है, देन यू नीड टू नो एग्जैक्टली कि आप एंडोमेट्रियल पॉलिप को ट्रीट करने जा रहे हो या आप सर्वाइकल पॉलिप को। एंड इफ इट इज एंडोमेट्रियल पॉलिप, वेदर इट्स एन एंडोमेट्रियल पॉलिप और फाइब्रॉइड, या फिर इवन सर्वाइकल फाइब्रॉइड भी, क्योंकि फाइब्रॉइड की तो लुक ही और होती है पॉलिप से। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशन इन एन एडिनेक्सल मैस, ट्यूमर मार्कर्स, आपने CA 1 to 5, उसके बाद RMI को किस पेशेंट में किस हद तक इंपॉर्टेंस देनी है, और बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी इस पेशेंट के अंदर जिसमें एडिनेक्सल मैस की आप सर्जरी करने जा रहे हो, जिसमें आपने ट्यूमर मार्कर्स मांगे हैं, उसमें तो आपकी शायद सर्जरी पे जो है स्टेजिंग लेप्रोटमी पे तो बात शायद बाद में हो, उसके शायद इतने नंबर नहीं है जितने प्री ऑपरेटिव असेसमेंट और प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग ऑफ पेशेंट और अटेंडेंट्स पे, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। एक पेशेंट को विदाउट बायोप्सी रिपोर्ट ये कह देना कि ये मेलिग्नेंसी है और मैं अब सर्जरी करने जा रही हूँ, ये बहुत बड़ा एक ट्रॉमा होता है फॉर द फैमिली एंड फॉर द पेशेंट। सो मेलिग्नेंसी का लफ्ज आप तब तक नहीं यूज करोगे जब तक एक वैलिड रीजन ना हो। यू हैव गॉट हाई लेवल ऑफ ट्यूमर मार्कर्स, यू विल से कि इतना हाई लेवल आ रहा है कि इट सीम्स टू बी मेलिग्नेंसी, हाउएवर बायोप्सी रिपोर्ट में पता चलेगा, लेकिन मैं इसको एज मेलिग्नेंसी लेके चलूंगी। बट व्हेन देयर आर सारी रिपोर्ट्स ऑफ ट्यूमर मार्कर्स आर नॉर्मल, बट इवन देन अल्ट्रासाउंड पे आ रहा है फीचर्स ऑफ मेलिग्नेंसी, तो चलो फिर CT हम करा लेंगे, नॉट टू सी द फीचर ऑफ द स्किन बट टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। अगर आपने फीचर्स ऑफ द डिजीज देखने हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ सिस्ट देखना है, तो फिर उसके लिए आप MRI कराओगे। सो CT आप कराओगे टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज इन केस ऑफ सी ओवरी या डिनेक्सल पैथोलॉजी।
तो फिर जब आप सीटी कराओगे और उसके बाद आप उस सीटी के बाद उसकी प्री ऑपरेटिव सारी उसकी काउंसलिंग करोगे कि ये है। कई दफा सीटी पे डिजीज आ जाती है गट तक, कई दफा आ जाती है ब्लैडर तक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट टाइम स्टेज इतनी ज्यादा आ जाती है कि आपको एडजुवेंट कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ जाती है, या पेशेंट बियॉन्ड सर्जरी होता है। सो आप उसको अकॉर्डिंगली फिर, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने वो सारी असेसमेंट नहीं की और आप सर्जरी पे ले गए हो, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ एक CA 1 to 5 की रिपोर्ट के ऊपर आप सर्जरी पे ले गए हो, लेकिन उसका अल्फा फीटोप्रोटीन बहुत ज्यादा था, या उसका कोई और योग सेल ट्यूमर था इंस्टेड, या डिसजर्मिनोमा था जो वाइड स्प्रेड था, लेकिन आप उसकी सर्जरी पे ले गए और वो ओपन क्लोज पे एंड हो गई है, तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। सो इस तरीके से नहीं जी, एक एक करके क्वेश्चन। लाइबा, पहले लाइबा का फिर यास्मीन का। जी लाइबा। मैडम मैंने क्वेश्चन करना था कि मेल फैक्टर सब फर्टिलिटी जब होती है तो उसमें अगर ओलिगोस्पर्मिया आ रहा है हमारे पास, यानी स्पर्म काउंट 15 to 20 मिलियंस तक है, तो उसमें हमने पेशेंट का सीरम मेल का सीरम FSH LH और टेस्टोस्टेरोन करवाना है, क्योंकि कई दफा कहते हैं कि जब माइल्ड मेल फैक्टर हो तो उसमें ये ना करवाएं, स्वेयर ओलिगो या स्वेयर एजो में आप ये टेस्ट करवाएं। तो मैंने ये कंफ्यूजन दूर करनी थी। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। 15 एंड अबव इज नॉर्मल, राइट। तो अगर तो 15 से कम आ रहा है तो, और दो रिपोर्टों में कम आ गया, आपने जिस तरह से किया जाता है कि डिक्लेयर, तो फिर आप करा सकते हो FSH LH। और टेस्टोस्टेरॉन तो खैर बात की बात है, पहले FSH LH करा के फिर देख सकते हो। और देन अगर इस लेवल का है कि IUI से बात बन सकती है, तो फिर IUI इज अ गुड ऑप्शन फॉर दैट, फॉर हस्बैंड। तो अगर तो बहुत सिवियर है फिर तो खैर आपने कराना ही है, ठीक है। मैम इसमें करवाने का फायदा क्या है FSHL है, जब हमने उसको IUI की तरफ ही लेके जाना है? साथ साथ मेल को ट्रीट भी तो करना है ना। IUI तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो कि उसका मसला बढ़ता ही जाए, वो एजो की तरफ ही चला जाए लेटर ऑन कुछ महीनों में। अब एक चीज पता चल गई है तो उसे इन्वेस्टिगेट तो करना है ना। ठीक है जी यास्मीन। मैम 45 year old पैरा 3 है पेशेंट, 13 into 8 सेंटीमीटर मल्टीसिस्टिक फीचर्स का जो मतलब एक सिस्ट है, और ग्रेजुअल ऑनसेट है, 2 साल से है, ठीक है। और मतलब कहती किसी के अफोर्डेबिलिटी की वजह से मैंने दिखाया नहीं, वरना सिस्ट का तो मुझे पता था। और अभी जो है आई है तो ट्यूमर मार्कर उसके सारे नॉर्मल है। 45 को माइंड में रखते हुए CA 125 को थोड़ी तरजीह अगर हम दें भी तो 25 है जस्ट उसका। तो और प्रीमीनोपाजल पेशेंट है, इसके हिसाब से हम्म। अगर हम देखें तो RMI जस्ट जो 25 मीन्स 25 to 250 जो हम कैलकुलेट करते हैं, मीन्स 20% रिस्क ऑफ एक आगे मेलिग्नेंसी का हम कंसीडर करते हैं इन बिटवीन दीज टू। तो इस हिसाब से हम इस पेशेंट को स्टेजिंग लेप्रोटमी प्री ऑपरेटिवली एग्जाम में लफ्ज बोलेंगे। देखो वही बात है ना कि अभी खाली एक CA 1 to 5 ही आपने कराया है, और नहीं, बाकी की ट्यूमर ट्यूमर मार्कर मार्कर्स, नॉर्मल है मैम, नॉर्मल है। सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, लेकिन सिस्ट उसका देखो, उसके अंदर हर पेशेंट में जिसमें कॉम्प्लेक्स सिस्ट है लेकिन ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, उसमें आपका जो सारा सर्जरी का स्टाइल है वो स्टेजिंग वाला ही होता है। शी इज 45, फैमिली कंप्लीट है। असल में इसके अंदर कई हो सकता है कि निकले, या तो सीरस सिस्ट है टिनोमा, या म्यूसिनस सिस्ट है टिनोमा निकलेगा, या फिर इसका एंडोमेट्रियोसिस निकलेगा। ऑल्दो शी इज पैरा 3, बट इवन देन जिसका पैरा 3 भी हो लेकिन स्लो ग्रोइंग एंडोमेट्रियोसिस हो, तो वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है। लेकिन क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ गया है, तो आपने उसके अंदर पेरिटोनियल वॉशिंग भी लेनी है, आपने उसके अंदर बिफोर यू रीच द सिस्ट एंड बिफोर यू डू मैम आपकी हिस्टेक्टमी एंड आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्यों? अब आ रही है? आवाज आ रही है, क्लियर है। हाँ, वो शायद आपका कोई कनेक्शन का होगा, वो देख लो। सो द थिंग इज के उसके अंदर आपने हर एक में पेरिटोनियल वॉशिंग लेनी है, हर एक में फिर आपने उसका बिफोर रीचिंग द सिस्ट एंड डूइंग हिस्टेक्टमी एंड BSO आपने अपने स्टेजिंग वाले सारे स्टेप्स करने हैं, बिकॉज वही बात है ना कि अल्टीमेट चीज तो बायोप्सी है। आई हैव सीन पेशेंट जिसमें ट्यूमर मार्कर नॉर्मल हो, लेकिन लेकिन इसका बाद में बायोप्सी पे CA आया। इट्स नॉट लाइक, तो आप स्पेशली इन आफ्टर 40, एक्चुअली 45 के बाद तो एनी adnexal cyst has got more than 50% चांस कि अगर किसी में 45 के बाद ओवेरियन मास बना हुआ है और स्पेशली वो कॉम्प्लेक्स है, तो देर आर मोर देन 50% चांस के वो इट विल कम आउट टू बी malignant लेटर ऑन। बेशक उसके प्री ऑपरेटिव जो है सारे टेस्ट नॉन malignant की तरफ है। तो इसलिए मैम आपने जब भी इस तरह के पेशेंट का करना है, तो आपने अपना स्टाइल सारा स्टेजिंग का रखना है, और आपने पेशेंट को भी यही काउंसल करना है
कि although all the tests are normal, बात यही लग रही है कि things will come out to be benign. However, we cannot say anything before we have the biopsy report because nothing is 100% up till now. एज इस तरह की है कि देर आर चांसेस कि आफ्टर बायोप्सी में कम आउट टू बी malignant. तो बिकॉज हमने यूट्रस तो कंजर्व करनी नहीं है, क्लियरेंस सर्जरी तो करनी है, तो आई विल डू इट एज अ स्टेजिंग लेप्रोटमी और स्टेजिंग, अगर आप लेप्रोस्कोपिकली भी कर रहे हो तो स्टेजिंग के हिसाब से करूंगी ताकि फिर मैं आगे देख लूं. लेकिन अगर ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है तो आई विल नॉट से टू गो फॉर सीटी बिफोर यू डू एनी सर्जरी इन दिस पेशेंट नहीं और नहीं टू मैम, डू बहुत ज्यादा स्टेजिंग की बात करो प्री ऑपरेटिवली. जी मैम अगर इसी में कंप्रेशन की वजह से यूरेट्रिक मतलब फीचर किडनी वाले फीचर्स हों तो फिर हम बोलेंगे कि यूबी आरएफटीज और अगर जरूरत पड़ी तो आईयूआई आईवीपीवी ये भी बोलेंगे अगर पेशेंट को सिम्टम्स आए वो तो बात ये ऑब्स्ट्रक्टिव है यूरेटेक्स कि वाले यूरिनरी का मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हो कि हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस आ जाए, जी राइट? जी मैम, मोर देन 2 सेंटीमीटर जो होता है। ऑल राइट, हाइड्रोनेफ्रोसिस आ जाए तो किसी में भी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो तो हर्ज नहीं होता कि आप आरएफटीज करा लो. इफ यू वांट टू, आई डोंट नो, if you want to involve a urologist, don't instead of getting IVU या इस तरह की चीजें कराने के बजाय, इससे बेहतर है कि फिर आप सर्जरी में यूरिटेरिक वो अपना स्टेंट डलवा लो. ठीक है, हाँ अगर इस आपको लगता है इंट्रा ऑपरेटिवली की जरूरत है सिस्ट को देखकर. कई दफा होता है कि वो एंडोमेट्रियोटिक की होती है और डिजुलाइसिस से ठीक हो जाता है, कोई ऐसे कोई यूरिटर का बात होती नहीं, या सिर्फ वो प्रेशर ही कर रहा होता है. यू डोंट रियली नीड टू गेट द स्टेंटिंग डन बिकॉज आई नो आपने अपनी ट्रेनिंग में कितने पेशेंट्स में स्टेंटिंग कराई है या कितनों में देखा, जरूरत नहीं पड़ती. जी मैम। इंटेंशनली मैं तो कहूंगी कि खुद से जिक्र करने की जरूरत नहीं है स्टेंटिंग की या इन चक्रों में जाने की. अगर एग्जामिनर कहे तो कह लो कि वो तो इंट्राऑपरेटिव लुक में, मैं वर्क इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, इंट्राऑपरेटिवली आई विल सी कि अगर यूरिटर इन्वॉल्व हो रही है तो मैं बिफोर डूइंग सिस्टेक्टमी और एनीथिंग बीएसओ करने से पहले फिर मैं यूरोलॉजिस्ट से स्टेंट डलवा लूंगी, समथिंग लाइक दैट. ठीक है मैम। मैम यहाँ पे तो फीचर मल्टी सिस्टिक थे लेकिन अगर बिल्कुल ही सिंपल सिस्ट है इतनी ही साइज की हो 45 इवन एक देन, बॉर्डर लाइन ये है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Even then, simple cyst in a patient who is 45 और above क्यों हो गई उसके अंदर? 45 एंड above में सिंपल cyst को भी इतना सिंपल ना ले. उसको बताएं कि it's a simple cyst. Tumor markers are normal. Although I'm not going, of course, not going CT to get the CT done. जरूरत नहीं है, लेकिन it's a simple cyst बनी ही क्यों? तो even then वही मैंने कहा कि any cyst which is formed after 45 years of age should be looked after, like a serious cyst. उसको या तो अगर आप उस साइड की उफरेक्टमी कर दो, अगर आप टीएलएच बीएसओ नहीं कर रहे तो उस साइड की एटलीस्ट उफरेक्टमी कर दो, या फिर ये है कि अगर इट्स अ बिग सिस्ट बट इट्स सिंपल हैज गॉट बिगर साइज, जैसे 10 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो यू कैन काउंसल हर टू गेट द क्लियरेंस सर्जरी डन along with the peritoneal washing and everything like that. मैम उसी साइड के मतलब 45 से अबव जो है वो यूट्रस और बायलेटरल सेल्पिंग को ऊफ्रेक्टी जो है वो थोड़ी कन्फ्लिक्टिंग या ग्रे एरिया है जिसको हम जस्टिफाई कर भी लेंगे। लेकिन सिंपल सिस्ट है तो हम ये इंट्रा ऑपरेटिव मतलब प्री ऑपरेटिवली सारे ट्यूमर फिर मार्कर आप उसकी नॉर्मल यूनिलैटरल उफरेक्टमी कराओ. जस्ट वो ही ये कहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है. सिंपल सिस्ट में सारे ट्यूमर मार्कर्स कराना इतना जस्टिफाइबल है नहीं. बट अगेन इफ जी शी इज मोर देन 45 और आप उसको लेके चल रहे हो एज कि आपने पेरिटोनियल वॉशिंग भी लेनी है और वो सारा कुछ भी, तो एटलीस्ट एक CA 1 to 5 जरूर करा लो उसके अंदर. और फिर गो फॉर, क्योंकि मैं साइज बड़ा है ना. मैडम तो अगर मैम प्रेगनेंसी में कम्प्लेक्स सिस्ट आ जाती है 28 वीक्स पे, प्रेगनेंसी में कम्प्लेक्स सिस्ट आ जाती है 28 वीक्स पे, तो फिर उसमें हमने उसको ओपन करना है फौरन? नॉट रियली, उसके अंदर अब शी इज एट 28 वीक्स, आपने उसके ट्यूमर मार्कर्स कराने हैं एंड और फिर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होगी एंड देन यू विल सी कि अगर तो उसका ट्यूमर मार्कर ज्यादा है एंड इट रियली सीम्स टू बी malignant with the oncologist, you will decide if you can wait for another 1 month or 1.5 month के बेबी की वाइबिलिटी हो जाए तो बेबी की डिलीवरी या उसके बाद आप उसका कर लो. बट इफ द oncologist says कि it is malignant and should be removed as soon as possible or whatever, तो फिर तो ऑब्वियसली फिर आपको करके तो उसकी उस साइड की फ्रेक्टमी करनी पड़ेगी इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी. लेकिन और मैडम ये अदरवाइज अगर सिंपल सिस्ट आती है और इतनी बड़ी सिस्ट में ट्यूशन का भी चांस होता है, तो फिर उसको सिस्टेक्टमी तो हम कर ही देंगे ना, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो? हाँ, कई दफा करनी भी पड़ती है. मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में जब ट्यूमर बोर्ड बैठते हैं एंड दे से थिंक दैट, बट एट 28 वीक्स यू कैन वेट फॉर अ मंथ और 1.5 month. ये डिसीजन मुश्किल हो जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में, या
20 वीक्स पे, जब प्रेगनेंसी भी काफी ज्यादा पड़ी हुई है और सिस्ट भी मेलिग्नेंट लगेंगे, तो फिर आपको वो एक मुश्किल डिसीजन होता है, और फिर आपको सर्जरी करनी पड़ती है, और फिर यू कैन डिसाइड कि वेदर लेप्रोस्कोपिकली या ओपन। ठीक है जी आयशा। मैडम, ये जो जैसे डॉक्टर यास्मीन ने अभी सिनेरियो दिया है सिंपल सिस्ट का, जिसमें आपने कहा कि CA-125 करवा लेंगे, तो मैडम जैसे अगर वो नॉर्मल आ जाता है, फिर बाकी ट्यूमर मार्कर्स हम नहीं करवाएंगे? ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंपल सिस्ट अगर है तो फिर बाकी हम कोई ट्यूमर अगर मार्कर आगे सिंपल नहीं करेंगे? सिस्ट है ना, अगर बिल्कुल सिंपल सिस्ट है तो, और साइज बड़ा है, तो खाली CA-125 भी करा लो, सारे ट्यूमर मार्कर, वो भी इवन अगर कोई CA-125 भी मिस कर देगा ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स अ सिंपल सिस्ट। अल्ट्रासाउंड पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट्स अ यूनिलोक्युलर, नो सेप्टेशंस, को सारे बी रूल्स हैं उसके, राइट। शी इज 45, सारे बी रूल्स उसमें आते हैं। एक्सक्यूज मी। और उसका CA-1, और उसका फिर आप अगर एक CA-125 चलो करा लो, शी इज प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी CA-125 भी कराते, तो भी जस्टिफाइबल है कि एक सिंपल सिस्ट है, जस्ट बिकॉज द साइज इज बिग, तो इंट्राऑपरेटिवली एटलीस्ट मैं उस साइड की फ्रेक्टमी कर दूंगी। बट बिकॉज इट्स अ सिंपल सिस्ट एंड साइज इज बिग, मैं उसको काउंसल करूंगी कि इसकी बायोप्सी इज इम्पोर्टेंट। वो एक साइड की फ्रेक्टमी तो हो जाएगी, बट अगेन व्हाई द सिस्ट वाज फॉर्म्ड लाइक दिस, तो आइदर शी शुड रिमेन इन फॉलो अप और एनीथिंग। मैं तो वैसे क्लिनिक पे बैठ के इस पेशेंट को हिस्टेक्टमी और BSO के लिए भी काउंसल करूंगी कि आज जी इस मैम, साइड पे सिस्ट इतनी बड़ी बनी है, तो कल को दूसरी साइड की ओवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रिकरेंस तो भी हो इसमें सकता है। हिस्टेक्टमी विद BSO भी जस्टिफाइबल है, इसमें यूनिलैटरल ओफरेक्टमी भी जस्टिफाइबल है। अगर आप ट्यूमर मार्कर कोई नहीं भी मांगते तो कोई बात नहीं, बट ज्यादा सेफ रहने के लिए खाली एक CA-125 करा लो, तो वो आपको थोड़ा और सेफ कर देगा। हो सकता है खाली CA-125 भी बहुत ज्यादा आ जाए, तो चलो फिर आप थोड़ा सा उसको, और आपके डिसीजन मेकिंग में भी आसानी हो जाएगी। तो लेकिन अगर सिंपल सिस्टर, तो सारी दुनिया जान के ट्यूमर मार्कर्स फिर कराने की जरूरत नहीं है 45 पे। जी। एक्सक्यूज मी मैम, मैडम मेरा ये हाँ जी। क्वेश्चन है कि क्या अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट हो और एग्जामिनर मतलब मुझसे एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि बिफोर गोइंग टू सर्जरी मतलब आप किस तरीके से मालूम करोगे कि ये मेलिग्नेंट है या बिनाइन है? तो मैं उससे यही यही तो बार मेन बार कह रही थी क्वेश्चन कि है, मैं स्कैन यही तो मैं अभी करूंगी या फातिमा वैसे को कह बता रही थी। मैं सीटी करूंगी, लेकिन मैडम वो खुश नहीं हो रही थी। फिर ना, खैर उसने मुझे खुद सीटी ही क्यों बताया करोगी? कि हम्म। तो उसने मुझे खुद कहा कि तुम अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी लोगी। तो मैडम क्या हम नहीं, लेते हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा। उसने मुझे कहा कि ये हम थोड़ी अल्ट्रासाउंड सी, आई डोंट गाइडेड नो व्हाई, बायोप्सी लेंगे। पता है क्या बात, ये है कि वो हो सकता है एग्जामिनर को कोई बात पसंद नहीं आती, तो वो आपको और कंफ्यूज किए जाते हैं, राइट। सिंपल तरीका ये है, देखो, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी अगर मेलिग्नेंट में ऐसे, तो आप कैसे लोगे मुझे बताओ। आजकल देखो, दो तीन तरीके हुए, एक तो मैसिव एसाइटीज है, तो अब काफी सालों से शौकत खानम वाले, दे गेट सैंपल ऑफ मोर देन 1000 ml फ्रॉम दैट एसाइटिक फ्लूइड, और उसमें फिर ट्यूमर सेल्स लेके तो एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना लेते हैं कि ये कौन सा टाइप ऑफ ट्यूमर है। तो इसको पहले एडजुवेंट टारगेटेड कीमोथेरेपी दी जा सके, तो वो दें, ताकि फिर 3 मंथ्स के वो साइकिल्स हो जाए, उसके बाद सर्जरी, फिर फर्दर 3 मंथ्स के साइकिल्स। ये तो उस केस में होता है जिसमें पहले ही पता है कि CA, बट दे नीड टू नो द टाइप ऑफ CA, ताकि उसको टारगेटेड कीमोथेरेपी दी जा सके। अगर कोई साइटिस नहीं है एंड देयर इज अ मैस, उसका क्यों इंटरवेंशनल बायोप्सी आप लोगे जब आप सर्जरी करने जा रहे हो? नंबर 2, सर्जरी से पहले की जो असेसमेंट है, उसमें नंबर 1 पे अल्ट्रासाउंड, सारे फीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लड सप्लाई टिल कैप्सूल थिकनेस, देन द यूनिलोकुलर मल्टीलोकुलर सेप्टेशंस, थिकनेस ऑफ सेप्टेशंस, एनी डेब्री इनसाइड, ऑब्वियसली बायलैटरल यूनिलैटरल साइज, ये सारे फीचर्स आपने अल्ट्रासाउंड पे देख लेने हैं, जो कि देखे जाते हैं। ये अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट की तरफ आ रहे हैं, तो उससे अगला स्टेप होता है ट्यूमर मार्कर्स, सारे ट्यूमर मार्कर्स, CA-125, CEA, अल्फा फीटोप्रोटीन, बीटा HCG, LDH, राइट। आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनी, आई डोंट थिंक मैंने सारे बोल दिए, राइट। सो ये ट्यूमर मार्कर्स। उसके बाद अगर इनमें से कोई एक भी ट्यूमर मार्कर ज्यादा आ रहा है, तो गेट द CT स्कैन डन टू सी द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। CT आप एब्डोमेन और पेल्विस का कराओगे, ताकि सरफेस के ऊपर डिजीज देखो। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड के ऊपर नहीं पता चलता कि उसके सिस्ट के फीचर्स एग्जैक्टली क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको सारे फीचर्स बोले अल्ट्रासाउंड के, आपने उसी तरह मांगने हैं अगर कोई मैस आता है, तो अ, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही है कि अल्ट्रासाउंड पे नहीं बता सक रहे कि सेप्टेशंस की थिकनेस क्या है, या मे बी एनी अदर थिंग, देन यू गेट द MRI डन। और MRI, अच्छा, कई दफा डर्मोइड की बड़ी कंफ्यूजन हो रही होती है कि डर्मोइड को वो मिक्स कर रहे होते हैं मतलब मेलिग्नेंट में, आज क्योंकि वो
एक्सक्यूज मी, उसके अंदर सेबेशियस ऐसा मटेरियल आ रहा होता है, या एटसेट्रा एटसेट्रा। और लेकिन देर इज नो हेयर या टीथ उन्हें अल्ट्रासाउंड पे नहीं मिलते, और तो वो फिर आप एमआरआई पे आपको काफी क्लियर हो जाता है कि मलिग्नेंट फीचर्स है या कौन से फीचर्स है। तो इस तरीके से फिर आप उसको रूल आउट, इस तरह से आपकी असेसमेंट होती है कि ये डिजीज है क्या मेनली। सॉरी मैम, एक और क्वेश्चन पूछना था कि जी कैप्सूल फातिमा। थिकनेस कितनी होनी चाहिए टू मार्क इट एज मेलिग्नेंट, या जो आप थिकनेस ऑफ द वो सेप्टा कह रही हैं वो कितना होना चाहिए कि ये आप सारे कहेंगे बी कि और ये। एम रूल गाइडलाइन में दिया हुआ है एग्जैक्टली, ये आप देख लो, वो टेबल है गाइडलाइन जो है। ठीक है, आयशा ने कुछ और भी पूछना है? उसमें सारी मेजरमेंट्स है फातिमा, 7 मिलीमीटर थिकनेस है, सेप्टेशंस की है वो सारा। जी आयशा। मैडम अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है 8 सेंटीमीटर की है, पैरा 2 है, कंसीव भी करना चाह रही है, तो इसमें हम सिर्फ खाली सिस्टेक्टमी करेंगे या एक तरफ सिस्टेक्टमी के डिपेंड साथ करता है यूरिलेटरस स्टेज ऑफ द फिजियो डिजीज में, रखेंगे? डिपेंड करता है स्टेज ठीक। ऑफ द डिजीज पे। इफ यू आर थिंकिंग इट्स मेलिग्नेंट, नंबर वन, पहले तो एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, बट अगर बहुत ट्यूमर मार्कर ज्यादा है और प्री ऑपरेटिवली आपको लग रहा है कि इट्स मेलिग्नेंट, तो फिर आप उसे दो बातें करोगे। आप उसे कहोगे कि टेस्ट रिपोर्ट सारी मेलिग्नेंसी की तरफ आ रही है। तो अगर intraoperatively वाकई that seems to be malignant, then you get the frozen section done, and if it comes out really to be malignant, then it's better to treat her according to the stage of the disease. अगर स्टेज 1A1 है तो फिर तो आप उसको यूनिलैटरल ट्रीट कर लोगे। सिस्टेक्टमी तो नहीं है, आई थिंक एक साइड की ओवरी निकलती है, ताकि फिर वो जैसी फैमिली बाद में कंप्लीट करे तो उसकी क्लियरेंस सर्जरी इज अल्टीमेट ट्रीटमेंट। अगर उसकी स्टेज आगे की है तो फिर तो वैसी क्लियरेंस सर्जरी इज द ट्रीटमेंट। तो ये भी प्री ऑपरेटिवली इसको बात बतानी है कि ऑब्वियसली लाइफ कम्स बिफोर फर्टिलिटी। अच्छा मैडम, एक और सिनेरियो है मेरी, जो एक थी साथ वाली, उन्होंने हिस्ट्री ली थी एक पेशेंट की। शी वाज नली पेरिस एंड शी was married for 20 years, and since 18 years she was trying to conceive, and then 4 months back she had a history of myomectomy which was done by a surgeon, and she had a history of pains, abdomen since like dysmenorrhea since 4 years. And madam, even after the myomectomy the pain was not relieved. तो मैडम वो तो स्कैन पे जो था उनका था, इट वाज ऑन द एग्जामिनेशन, इट वाज अ 16 to 18 week size mass which was mobile from side to side, and also the patient was having a history of irregular vaginal bleeding since 1 month. सो मैम, हम इसको रिकरेंस ऑफ फाइब्रॉइड की तरफ फिर लेकर जाएंगे इस केस को, या मैडम हम इसमें एंडोमेट्रियोसिस भी सोच सकते हैं? नहीं, वो ब्लीडिंग के साथ आई है ना, तो एंडोमेट्रियोसिस क्यों? देखो एक बात है, क्या एज क्या पेशेंट की? मैडम एज तो उसकी अब 38 ईयर्स थी। ठीक है, पहले देखो, पहले मायोमेक्टमी हो चुकी है, ब्लीडिंग का उसको मसला है, एग्जामिन आप कर चुके हो, मोबाइल है साइड बाय साइड, इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स द रिकरेंस ऑफ अ फाइब्रॉइड, राइट? ये तो फाइब्रोइड की तरफ ज्यादा जा रहा है ना। एंडोमेट्रियोसिस साइड बाय साइड मूव करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी चीज ये कि इट्स वेरी रेयर दैट एंडोमेट्रियोसिस रीचेस लाइक 16-20 वीक साइज और पता ही नहीं किसी को चला, हो जाता है बट फिर भी बहुत रेयर है। तो ये तो रिकरिंग केस ऑफ फाइब्रोइड है। ठीक है जी, यास्मीन। मैम वो जो सिनेरियो हुआ था एक प्रेग्नेंट लेडी वाली कॉम्प्लेक्स सिस्ट के साथ, उसमें ट्यूमर मार्कर्स रिलायबल होंगे प्रेगनेंसी में? होंगे, कराएंगे, होंगे। बिल्कुल। अच्छा, और जी, एमआरआई भी करवाएंगे? कॉम्प्लेक्स सिस्ट है प्रेगनेंसी में, वो तो एमआरआई? होगा ना, बिल्कुल होगा, वो होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ डिसाइड होगा ना, उसके सारे मेलिग्नेंट फीचर्स को रूल आउट किया जाएगा, उसके बाद फैसला होगा कि उसका और अर्जेंसी कितनी है, अनटिल और ऑब्वियसली। हम्म। अर्जेंसी नहीं है तो हम इसको एज ऑफ वायबिलिटी क्रॉस करवा के 34 32 इतना लेकर चल के जी, फिर। फिर उसका आप मंथली, चाहे आप उसका साइज के लिए सीटी वो अल्ट्रासाउंड तो कराओगे, और साथ में उसके ट्यूमर मार्कर्स भी रिपीट करते जाओगे कि कहीं बहुत तेजी से स्प्रेड तो नहीं हो रहा। मैम जो थोड़ी देर पहले एक सिनेरियो डिस्कस हुआ था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, भूल गई, सॉरी। पॉलिप। अच्छा अच्छा मैम, जो फाइब्रॉइड होता है या ओवेरियन सिस्ट, इनकी रिकरेंस भी होती है,
तो मीन्स उस पेशेंट की बॉडी में ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जिसकी वजह से फाइब्रॉइड फिर से रीग्रो करे या फिर से हो जाए, जी। रिकरेंस हो जाए, वो कैपेसिटी तो रह जाती है ना। तो इस वजह से ये मतलब रिकरेंस ज्यादा होना नॉट जिसके लिए रियली, हम नॉट नॉट रियली। रियली। सिस्ट की रिकरेंस होती है अगर आप उसकी कोई सिस्ट वॉल कंप्लीटली ना निकालो, ज्यादा चांस तब है। नो डाउट बॉडी में तो टेंडेंसी है, ऑब्वियसली। देखो, एक पेशेंट है जिसका एंडोमेट्रियोसिस है एंड यू आर डूइंग सर्जरी एंड शी इज यंग, अभी उसका मेनोपॉज में भी काफी टाइम है, तो मेनोपॉज तक एस्ट्रोजन भी है, टेंडेंसी इज देयर, सो वंस द सिस्ट इज रिमूव्ड कैन रीअकर। बट अर्ली रिकरेंस या ज्यादा चांसेस ऑफ रिकरेंस में नंबर वन कॉज आती है कि कंप्लीट रिमूवल ऑफ द सिस्ट वॉल नहीं हुई थी जिसकी वजह से रिकरेंस हो गया। फाइब्रॉइड के केस में रिकरेंस का ज्यादा चांस कब है? जब आपने कोई एक आधा कोई सीडलिंग फाइब्रॉइड मिस कर दिया अंदर, और तो वो फिर बाद में ग्रो कर गया। सही। मैम जब हम एडवांस सीए ओवरी सस्पेक्ट कर रहे हैं असाइटीज से हम्म। के साथ पेशेंट प्रेजेंट की है हम्म। या फिर प्लूरल इफ्यूजन भी इवन अगर पेशेंट प्रेजेंट की हम्म। है, हमारे पास टिश्यू प्लान्स नहीं है और इसमें तो सर्जिकल बनती भी नहीं है स्टार्टिंग में डायरेक्टली पहले जाना। तो उस जी। पेशेंट में टिश्यू डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी स्कैन गाइडेड बायोप्सी बनेगी पहले, ताकि हम उसको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी पहले दें। जिसके अंदर पहले ही डायग्नोस हो गया है। देखो, अगर नहीं तो वो मैम, इस तरह की। डायग्नोस हम्म। नहीं हुआ, जस्ट क्लिनिकली हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये एडवांस स्टेज सी ओवरी है। नहीं, उसके अंदर देखो, वैसे तो अब आप कह तो ठीक रहे हो, अल्ट्रासाउंड गाइडेड की तरफ जा रही है बात, वो करते भी हैं लोग, लेकिन लेट्स लीव इट ऑन टू ऑन द ऑन्कोलॉजिस्ट। हम डिसाइड नहीं करेंगे। अगर हमसे पूछेंगे तो हमने तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करके स्टेजिंग करनी है प्री ऑपरेटिवली। अगर तो एडवांस स्टेज है तो फिर आप ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफर करोगे, वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी लेके कीमोथेरेपी करे या जो भी करे। नॉर्मली एडवांस स्टेज में एसाइटिस भी होती है, और एसाइटिस के थ्रू डायग्नोसिस करके फिर कीमोथेरेपी स्टार्ट करके एडजुवेंट देके फिर सर्जरी के लिए वो हमारे पास भेजते हैं, एंड देन वी डू द सर्जरी, और फिर फर्दर कीमो हो जाती है। लेकिन अगर इफ यू थिंक कि स्टेज उस तरह से वाइड स्प्रेड नहीं है एंड सर्जरी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट, तो फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड नहीं, फिर तो आपने सर्जरी कर ही लेनी है। जी मैम। मैम मैडम अगर मैंने ऐसा ही पेशेंट है, मतलब एडवांस स्टेज सी ओवरी ही हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, क्लिनिकली एग्जामिनर जो है मतलब एग्जाम में पेशेंट एग्जामिनर जो है ना कोई फाइंडिंग नहीं दे रहा, बस सिनेरियो के बेसिस हाँ, पे हमने पेशेंट मैनेज करना है, तो हम ये कहेंगे कि क्लिनिकल बेसिस पे तो ये एडवांस स्टेज सी ओवरी है, लेकिन इसकी टिश्यू अगर डायग्नोसिस होनी लगे, चाहिए। जी जी। और इसकी अगर टिश्यू आपको लगे इसमें, हाँ। मैम ह्यूज एसाइटीज और उसके बाद कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है, और बिल्कुल। वो भी था, प्लूरल इफ्यूजन भी था, जिसमें हाँ, तो काफी बस मतलब ठीक है फिर। रिसर्च कह रहे थे कि ठीक मीक्स है, सिंड्रोम भी हम सस्पेक्ट कह रहे थे ना। वो तो भी हो सकता है, इसमें तो बिल्कुल। एडवांस स्टेज सी ओवरी हो गई ना, तो इसको तो हम क्लिनिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो इसकी टिश्यू डायग्नोसिस प्री ऑपरेटिवली, फिर उसके न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी होगी कि सर्जरी होगी, टिश्यू प्लान्स अगर मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल, ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करेगा, उस हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे। ऐसा ही अगर है। सिर्फ सिनेरियो के बेसिस पे हम मैनेजमेंट बताएं तो क्लिनिकल ठीक है, हिसाब बिल्कुल। से। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। मैडम मैंने सिस्ट के अलावा एक क्वेश्चन करना था ट्विन पूछ ले प्रेगनेंसी पूछ में। ले, आज तो मेरा ख्याल है क्वेरीज की क्लास, ठीक है, एक्चुअली इसी की रखी थी, अगली क्लासेस में बताते ना। लास्ट टाइम मुझे एक दो लोगों ने भेजे भी थे टॉपिक्स, वो सॉरी फिर बीच में मिस ही हो गई एक दो क्लासेस। तो कोई एंडोमेट्रियम का कुछ कह रहा था, कोई मेल इनफर्टिलिटी के भी कह रहे थे, तो अभी मैं सो वी कैन डिस्कस कि जिसने वॉलंटियर करके केस करना हो वो बता देना। मेल इनफर्टिलिटी की तो मेरी काफी क्लासेस पहले ही यूट्यूब के ऊपर भी है, मेरे चैनल पे भी है, तो देख लो जिस तरह से आपका आगे होता है। जी बताए लाइबा। पूछना था कि ट्विन प्रेगनेंसी में अगर मोनोकोरियोनिक डाई एमनियोटिक है और एक ट्विन का आईयूडी हो गया है, तो हमने हाँ, उसकी जो है आगे इन्वेस्टिगेशंस किस तरह से करवानी है? कोगुलेशन प्रोफाइल मदर का हमने वीकली करवाना है या 2 वीकली करवाना है? और नहीं नहीं, जो 2 वीकली अलाइव तो नहीं ट्विन कराना। और जो आपने अलाइव ट्विन कोएगुलेशन प्रोफाइल, जी। जो अलाइव ट्विन है उसको हमने किस तरह से मॉनिटर करना है? 2 वीकली करेंगे? ऑलरेडी वो मोनोकोरियोनिक है तो इसका जो है हमने स्क्रीनिंग और भी ज्यादा सीरियसली कर देनी है, यानी कि 2 वीक से भी पहले, या जैसे मोनोकोरियोनिक को लेके चलते हैं वैसे ही चलना है? देखो, ट्विन प्रेगनेंसी विद वन आईयूडी और ट्विन और मोनोकोरियोनिक ट्विन विद वन आईयूडी, ये जो है ना, ये बड़ा ही एक क्रिटिकल सा पेशेंट होता है।
अगर तो ट्विन प्रेगनेंसी विद आईयूडी है तो ऑब्वियसली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये डिपेंड करती है कि कौन सी जेस्टेशन पे आईयूडी हुआ है। अगर तो लेटर स्टेज पे हुआ है 28 एंड बियॉन्ड, तो चलो फिर तो आप कोएगुलेशन प्रोफाइल के साथ उसे आगे ले जाओगे। 34 तक भी चला जाए तो वाइबिलिटी इस ट्विन की बड़ी अच्छी होती है। इफ इट इज डाइकोरियोनिक तो आप 34 के बाद जैसी वाइबिलिटी अच्छी हो, यू कैन डिसाइड कि आपने क्या करना है। कोएगुलेशन प्रोफाइल किस तरह से कराना है, एटलीस्ट वीकली तो कराना है। और इवन आप अगर ट्वाइस अ वीक भी कराओ तो कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन वीकली तो कोएगुलेशन प्रोफाइल मस्ट है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर बहुत हाई चांसेस हैं कि अभी नहीं तो 4 वीक्स के बाद ये कोएगुलोपैथी में जा सकती है। अभी मैं डायकोरियोनिक की बात कर रही हूँ सिर्फ। सो इसके अंदर तो आपने कोएगुलेशन प्रोफाइल एटलीस्ट वीकली के साथ, ट्वाइस वीकली तो बिल्कुल भी नहीं, सो वीकली कोएगुलेशन प्रोफाइल के साथ आपने इसको मॉनिटर करना है। और आप उसको वही डेक्सा दोगे और फिर 34 वीक्स पे जाके एंड देन यू कैन डिसाइड के बाद डोंट टेक इट टिल डायकोरियोनिक को तो आप 37 तक भी लेके जा सकते हो अदरवाइज। बट 34 के बाद वाइबिलिटी अचीव हो गई है, 34 या 35 वीक्स पे यू कैन प्लान, बिकॉज एक आईयूडी है। आर यू रियली वेटिंग के कोएगुलोपैथी हो तो हम करें, वाइबिलिटी अचीव हो गई है तो आप कर सकते प्लान। Now, monochorionic twin with one IUD is ज्यादा crucial than just the IUD in twin. उसकी वजह ये है क्योंकि इट्स मोनोकोरियोनिक। मोनोकोरियोनिक में वी नो कि अगर एक आईयूडी हो जाए तो न्यूरो प्रॉब्लम्स, न्यूरोपैथोलॉजी इन द सर्वाइविंग ट्विन कितना ज्यादा है। उसके अलावा आईयूडी का चांस इन द सर्वाइविंग ट्विन बहुत ज्यादा है इफ इट इज मोनोकोरियोनिक। तो इसके अंदर सिर्फ कोएगुलोपैथी नहीं, न्यूरो डिफिशियंसी को भी देखना बहुत जरूरी है। तो इसमें आप बेशक आप वीकली को एग्लोपैथी कराओ, लेकिन इसमें आपको वीकली ही उसका अल्ट्रासाउंड कराना होगा, डॉपलर, जिसके अंदर उसकी आपने अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर तो कराना ही है, लेकिन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर भी कराना है टू सी द डिफेक्ट और द कॉम्प्रोमाइज दैट हैज हैपेंड इन द ब्रेन आल्सो। और आपने पेशेंट को काउंसल कर देना है कि मोर देन 12 to 15% चांस है ऑफ न्यूरो deficiency that can happen in the surviving twin in monochorionic twin with one IUD. And there are more than 20% chance that IUD can happen in 4 weeks or so in the surviving twin in monochorionic. तो सबसे पहले जब twin with IUD की बात हो तो आपने सबसे पहले कहना है कि number 1 is prognosis depends on the gestation at which the IUD has occurred. उसके बाद इफ इट इज मोनोकोरियोनिक और डाइकोरियोनिक, उसके बाद इफ इट इज मोनोकोरियोनिक देन इट इज इवन मोर डिफिकल्ट सिनेरियो। आपकी काउंसलिंग बहुत मैटर करेगी एंड देन फिर आप उस हिसाब से मॉनिटर करोगे। ठीक है लाइबा? जी मैडम, थैंक यू। मैडम अगर इसी तरह ट्विंस है और एक मोलर है और एक अलाइव है, उसको कैसे लेके चलेंगे? ये भी पास टॉक्स में आया हुआ है ना ये स्टेशन। ये भी गाइडलाइन में है। अगर मोलर है और पार्शियल मोल है फिर तो आप उसे ले जाओगे आगे तक, फिर तो आप मॉनिटरिंग से करके। अगर कंप्लीट मोल है और एक साइड का, तो वैसे तो ट्विन के अंदर विद कंप्लीट मोल तो इज अ वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर थिंग। उसमें डायकोरियोनिक में कहीं एक अगर आपका कंप्लीट मोल है फिर तो आप टर्मिनेशन का कर लोगे, लेकिन अगर बिकॉज कंप्लीट मोल कैन हैव malignancy also, मोस्टली केस होता है पार्शियल मोल और सर्वाइविंग ट्विन का। उसको फिर आप आगे लेके जाते हो उसी तरह मॉनिटर करके, डॉपलर भी करोगे और उसकी लेकिन इसके अंदर ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स डायकोरियोनिक, और डायकोरियोनिक में होगा ना, मोनोकोरियोनिक में तो एक मोलर हो ही नहीं सकता, वो तो फिर एक ही जेनेटिक मेकअप होगा, तो फिर तो दोनों ही होंगे। तो अगर एक पार्शियल मोल है तो आप उसे आगे कंटिन्यू करके वाइबिलिटी पे जाके उसको डिलीवर करोगे। गाइडलाइन में है मोनो प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, और बताएं। मैडम ये आप प्लीज जल्दी से शेयर कर दीजिएगा लेक्चर ये वाला, हाँ हाँ, मैं जल्दी कर दूंगी। क्योंकि ठीक है, बहुत बिल्कुल। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत लेक्चर है। अच्छे सिनेरियोज लेके आए हो आप लोगों। जी मुझे लगता है जैसे जैसे एग्जाम करीब होता है, आप हॉस्पिटल्स में जाते हो, ये डूइंग डिस्कशंस, ये सारी बातें ग्रुप डिस्कशंस में ही पैदा होती हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब वो टाइम है कि यू नीड टू सिट इन अ ग्रुप। जितना वैसे फ्रैंकली बड़ा ग्रुप होगा उतनी अच्छी तैयारी होगी, लेकिन कम से कम 2 या 3 लोगों का ग्रुप तो हो। और क्योंकि इसी तरह ही ये बातें एग्जाम में, दिस इज नॉट अ थ्योरी एग्जाम ना, ये ऑस्की का एग्जाम है। इसके अंदर इट्स ऑल अबाउट डिस्कशन। जैसे अभी एक डॉक्टर ने कहा कि मेरे से उन्होंने अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी की बात, एक बात कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, वो तभी है जब आपने बैठ के आपस में भी डिस्कस की हो। मैम, ठीक है, और 45 ईयर ओल्ड के बाद मल्टीपल फाइब्रॉइड के साथ पेशेंट आती है। अब हमें पता तो है कि इसकी मैनेजमेंट टीएच बीएसओ की तरफ ज्यादा जाएगी, लेकिन टिश्यू डायग्नोसिस हम मांगेंगे, मतलब एंडोमेट्रियल बायोप्सी
अगर लेस पेरिटी है, नली पेरा है या रिस्क फैक्टर्स हैं ये पेशेंट बहुत में? अच्छा क्वेश्चन है। अगर अगर ब्लीडिंग का मसला है, शी इज हैविंग फाइब्रॉइड्स, यू नो द कॉज ऑफ ब्लीडिंग इज फाइब्रॉइड, लेकिन इवन देन बिफोर गोइंग फॉर हिस्टेक्टमी और एनी ट्रीटमेंट, if she is 45 and above and she is having abnormal bleeding, you have to get the biopsy done. अच्छा मैडम, मोनोकोरियोनिक विद डेड फीटस में भी हम 34 वीक्स तक ही लेके जाएंगे विद डॉपलर्स? देखो, इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट नहीं है, गाइडलाइन नहीं है अभी तक के जैसे हमारे पास गाइडलाइन है कि डाइकोरियोनिक को 37 वीक्स तक, मोनोकोरियोनिक को आपने 36 वीक्स तक, और आपने मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक को गाइडलाइन तो कहती है 32 वीक्स तक, लेकिन चलो हम फिर भी 34 तक ले जाते हैं, और ट्रिपलेट को 35 वीक्स तक। ये बात मैंने ऐसी हैफेजर्डली नहीं बोल दी, ये एविडेंस और गाइडलाइन के मुताबिक बोली है। लेक्चर में दोबारा भी देख लेना कि कितने वीक्स पे क्या है, लेकिन ये कहीं गाइडलाइन में नहीं, एक्सक्यूज मी, दिया सॉरी, किसी गाइडलाइन में ये नहीं दिया कि अगर एक आईयूडी हो जाए तो आपने कितने वीक्स तक लेके जाना है। लेकिन 34 पे ट्विन की वाइबिलिटी अचीव हो जाती है। सो इफ यू आर हैविंग ट्विन विद आईयूडी एंड पेशेंट इज ऑल राइट, लाइक हर कोएगुलेशन इज ओके, हर चीज ठीक है, तो फिर यू कैन प्लान द डिलीवरी। और ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो 35 से बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है इसमें, चाहे वो डायकोरियन होती है। और इसी तरह आप अकॉर्डिंगली कोरियोनिसिटी के हिसाब से उसको थोड़ा अर्ली फिर प्लान कर सकते हो। और मैडम फिर वेजाइनल डिलीवरी हम इसमें कर सकते हैं मतलब? देखो, आई डोंट थिंक सो। ट्विन विद वन आईयूडी में अगर तो पहला बेबी अलाइव है और वो केफेलिक है, चलो फिर भी आप प्लान कर सकते हो नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन आप एक बात याद रखो कि अगर वो मोनोकोरियोनिक है और ट्विन विद वन आईयूडी है, तो फिर तो बिल्कुल सिजेरियन नहीं, फिर तो आप उसका सॉरी, फिर तो बिल्कुल डिलीवरी नहीं, फिर तो आप उसका सिजेरियन करोगे, क्योंकि प्लेसेंटा पहले ही कॉम्प्रोमाइज्ड है जो एक आईयूडी है। और अब बड़ी बात है कि दूसरा बेबी सर्वाइव करके आगे तक पहुंच गया। मोनोकोरियोनिक में ट्विन का कई महीने निकालना बहुत अजीब सी बात है कि एक आईयूडी हो चुका है और लेकिन निकलने को निकल भी जाता है, तो वो तो ठीक है, फिर तो आप सिजेरियन करोगे अगर वो मोनोकोरियोनिक है, क्योंकि वो पहले ही कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। अगर वो डाइकोरियोनिक है, पहला बेबी के पहले क्या है एंड इट्स अ नॉर्मल साइज बेबी, कोई ग्रोथ रिटार्डेशन उसमें नहीं है, कोएगुलोपैथी मदर को नहीं है, फिर आप डिलीवरी प्लान कर सकते हो, बट काउंसल करके पेशेंट को। बट अगर पहला आईयूडी है और पीछे वाला बेबी अलाइव है, फिर तो सिजेरियन होगा, क्योंकि फिर किस चीज का ट्रायल दे रहे हो, मतलब पहले आईयूडी कैसे निकलेगा, वो तो पहले ही छोटा सा है। अनडायलेटेड सर्विक्स से क्या वो आप उसे एक्सपेल करोगे, पकड़, मतलब अजीब सी बात है। तो इसमें मुझे ऐसे लगता है कि नंबर 1 पे सिजेरियन ही आएगा फिर। लेकिन अगर पहला के फैले के और अलाइव है और ठीक ग्रोथ है, तो फिर यू कैन प्लान नॉर्मल डिलीवरी। मैडम ये मैंने लाइबा। क्वेश्चन पूछा कि हमारी हमें पोस्ट ऑप पेशेंट में यूं आ जाता है कि हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि या तो इसको यूरिटेरिक इंजरी है या फिर ब्लैडर इंजरी है या बावल इंजरी है। पोस्ट ऑप पेशेंट इस तरह से आता है हमारे पास, तो ज्यादा हम्म कंफ्यूजन होती है यूरिटेरिक इंजरी और बावल इंजरी में। तो हम्म अब मैं ना कई सिनेरियो पढ़े इसके बारे में, तो मैंने थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में बनाने लगी कि अगर फ्लैंक पेन ज्यादा है और पेशेंट को वॉमिटिंग है और उसका जो है वो यूरिन आउटपुट कम आ रहा है तो यूरिटेरिक इंजरी की तरफ जाना है, और अगर हीमाचूरिया हम्म ज्यादा आ रहा है तो फिर ब्लैडर इंजरी की तरफ जाना है। मैडम मुझे यूरिटेरिक इंजरी में थोड़ी सी ये कंफ्यूजन होती है कि यूरेटर जो है वो ब्लैडर से ऊपर है, और अगर एक यूरेटर फर्ज करें कट भी गया है, फिर यूरिन आउटपुट कम क्यों होता है यूरिटेरिक इंजरी में? तो हमें कुछ आप कुछ इस देखो, तरह का पॉइंट बताएं मैं जिससे आपको हमें बताती हूँ वाकई पता चले दो कि ये बातें। कौन सी। पोस्ट ऑपरेटिव इंजरी में आपके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस डे पोस्ट ऑप पे पेशेंट ने प्रेजेंट किया, उससे आपका डायग्नोसिस, और ऑब्वियसली किस सिम्टम से प्रेजेंट किया, उससे आपका डायग्नोसिस बनता है कि पेशेंट को कौन सी इंजरी है और किस वजह से वो इंजरी हुई होगी। ठीक है ना? अगर तो पेशेंट फॉर एग्जांपल फर्स्ट 24 आवर्स में हिमाचूरिया के साथ प्रेजेंट किया, यानी कि आपने उसे कैथेटराइज किया हुआ है और ब्लड आ रहा है उसके, तो ब्लैडर इंजरी ऑफ कोर्स, या कोई फिस्टुला बन रहा है, इस वजह से वो ब्लड आ रहा है, आपने उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। इसी तरह अगर वो फर्स्ट 24 आवर्स में या फर्स्ट 24 टू 48 आवर्स में एब्डोमिनल डिस्टेंशन या बेइंतहा वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, तो वो फिर खुदा ना खास्ता गट इंजरी की तरफ आता है, या सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर ये उसकी तरफ आता है कि गट का कोई प्रॉब्लम डेवलप हुआ है। अगर पेशेंट
फोर्थ या फिर अच्छा, और जो यूरिटरिक इंजरी है ना, मोस्टली जैसे आपने कहा कि अगर एक यूरेटर काम कर रही है और ब्लैडर भी ठीक है, तो वो फिर कैसे उसका आउटपुट कम आएगा। इसलिए यूरिटरिक इंजरी मोस्टली अगर तो इतनी मैसिव इंजरी है कि यूरिन लीक हो रहा है यूरेटर में से और एब्डोमेन डिस्टेंड होता जा रहा है, तो फिर तो वो यूरिटरिक इंजरी विद इन 24 to 48 आवर्स डायग्नोज हो जाएगी। क्योंकि ब्लैडर एब्डोमेन में जो सारा फ्लूइड है, जब आप उसका सैंपल लोगे तो वो यूरिन होगा। लैब वाले आपको बता देंगे कि इट्स यूरिन, तो वो तो यूरिटेरिक इंजरी देयर एंड देन डायग्नोज हो जाएगी। लेकिन अगर यूरिटेरिक इंजरी कोई छोटी मोटी है, तो वो मोस्टली फोर्थ या फिफ्थ डे पे होती है। पेशेंट को कंटिन्यूअसली राइट या लेफ्ट, जिस साइड की वो इंजरी है, फ्लैंक पेन रहती है या इलियक फोसा पेन रहती है, और वो लोअर एब्डोमिनल एक साइड की पेन के साथ बार बार आती है। और जब आप उसका स्कैन कराते हो तो हाइड्रोनेफ्रोसिस या कोई उसका मैस सा आ रहा होता है, और जब आप सीटी कराते हो तो उसके ऊपर जाके पता चलता है कि ये, क्योंकि एक यूरेटर ठीक है और ब्लैडर ठीक है, तो इसलिए आउटपुट पे इतना फर्क नहीं आता कि हम उसको यूरिटेरिक इंजरी लेबल कर सके। तो इसलिए कुछ दिनों के बाद वो प्रेजेंट करती है। फिर अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करिए फिफ्थ डे पे, मोस्टली बावल इंजरीज, खुदा ना खासा अगर तो बहुत ही बड़ी हो तो वो 24 to 48 आवर्स में पता लग जाती है, वरना वो मोस्टली फोर्थ या फिफ्थ डे पे प्रेजेंट करती है बावल इंजरी भी। और वो किस तरीके से प्रेजेंट करती है कि पेशेंट ठीक ठाक घर चला गया और फोर्थ या फिफ्थ डे पे बेन था, वॉमिटिंग और डिस्टेंशन और वुडी हार्ड एब्डोमेन के साथ पेशेंट आया है। और फिर देन यू गेट टू नो फ्रॉम स्कैन्स एंड एवरीथिंग दैट इट्स अ बावल इंजरी। और नॉर्मली ब्लैडर इंजरी डिलेड कब प्रेजेंट करता है? शुरू में पेशेंट को आपने कैथेटराइज किया, 24 घंटे अच्छे गुजर गए, पेशेंट का कैथेटर निकाल दिया, उसे घर भेज दिया, and then patient presents maybe after fifth day with the dribbling of urine from vagina, यानी कि फिस्टुला बन गया। और वो डिलेड इंजरी क्यों हुई? जितनी भी डिलेड इंजरीज मोस्टली फिफ्थ डे पे प्रेजेंट करती हैं, वो दो वजूहात से होती है। वो इस्कीमिक इंजरीज होती हैं जो दो वजूहात से हो सकती हैं, जो कि थर्मल इंजरी होती है, यानी कि खुदा ना खासा यू वर डूइंग सर्जरी ऑन द यूट्रस और आपका कोई बाइपोलर का इंस्ट्रूमेंट गलती से लग गया था जो आपको पता नहीं चला, या मोनोपोलर आप जब यूज कर रहे थे, तो उसका करंट कहीं से स्प्रेड होके या जो भी होके तो यूरेटर को उसने डैमेज किया था, बट यू वर वर्किंग ऑन द यूट्रस एंड यू डिड नॉट नो कि यूरेटर को थर्मल इंजरी हुई थी। थर्मल इंजरी देर से प्रेजेंट करती है एज इस्कीमिक इंजरी, जिसकी वजह से उसका लीकेज हो गया या जिसकी वजह से उसकी यूरेटर डैमेज हो गई, या खुदा ना खास्ता ब्लैडर, आपने ब्लैडर को डायसेक्ट करते हुए डायथर्मी यूज कर ली या उसके करीब कहीं डायथर्मी यूज कर ली और उसने ब्लैडर को इन्वॉल्व कर लिया था, एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली कि ब्लैडर के फाइबर्स इन्वॉल्व हो गए थे, तो आपने उसको बंद बुंद कर दिया। तो वो 3 दिन या 5 दिन के बाद प्रेजेंट की विद विद ड्रिबलिंग या विद एनीथिंग, क्योंकि वजाइना के साथ उसको आपने किया था जिसकी वजह से वो डेवलप हो गया। एक चीज, दूसरी चीज, दूसरे डिलेड होता है जैसे सिजेरियन सेक्शन आपने किया ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर के लिए, पेशेंट वॉज इन लेबर, उसका हेड ऑब्स्ट्रक्ट हुआ हुआ था, हमारे पास लेबर रूम में दाएं हैंडल पेशेंट आई, पूरा उसको 24 घंटे का दाहिने ट्रायल दिया, हेड बेबी का स्टक हुआ हुआ था ब्लैडर के लेवल पे जाकर, और वो कंटिन्यूसली ब्लैडर की ब्लड सप्लाई खत्म हुई हुई थी फॉर फ्यू आवर्स, जिसकी वजह से आपको नहीं पता लेकिन ब्लैडर की ब्लड सप्लाई खत्म थी और वो डैमेज हो चुका हुआ है इस्कीमिया की वजह से। बट यू डिड द सिजेरियन सेक्शन, बेबी निकल आया, यूट्रस अच्छी क्लोज हो गई, बंद हो गया, चला गया, बट पेशेंट केम बैक आफ्टर 3 और 5th डे ऑफ सिजेरियन सेक्शन के। क्यों? क्योंकि उसके वो जहां पर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर से काफी आवर्स के लिए हेड स्टक रहा था और वो ब्लैडर कंप्रेस्ड रहा था हेड की वजह से, जहां पे ब्लड सप्लाई बंद रही थी, वहां इस्कीमिक डैमेज हो चुका है, तो वो बाद में प्रेजेंट करता है विद ब्लैडर इंजरी फिफ्थ डे पे। तो ये आपने, ये बात नहीं होती है कि कोई एक सिम्टम पता चल जाए जिससे कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि इंजरी जो है वो किस चीज की है, इंजरी किस चीज की है और किस वजह से है, ये भी आपको प्री ऑपरेटिवली पता चलना चाहिए उसको ट्रीट करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस तो हो जाती है, इट्स नॉट दैट खुदा ना खास्ता, whoever is doing surgery, whoever is working in labor room, whoever is doing work will have complication in life. Having complication in life is not a big deal. आप सब सर्जन हो, हम भी, देयर इज नो ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड जो कि कॉम्प्लिकेशन में से नहीं गुजरा, वो जरूर जरूर गुजरा है, बट डायग्नोजिंग इट करेक्टली एंड गेटिंग इट ट्रीटेड इन अ राइट वे बाय द राइट पर्सन, और वो ही सारा स्किल है। अगर आप डायग्नोसिस मिस करते हो या आप उसको ठीक तरह ट्रीट नहीं करते और ठीक पर्सन को इन्वॉल्व करके ट्रीट नहीं करते, तो वो बहुत बड़ा जुर्म है और वो ही फेलियर है, राइट?
तो आपका मैडम डायग्नोसिस में दो बातें किस दिन प्रेजेंट की, और इस चीज को डायग्नोस करना कि पॉसिबिलिटी क्या रीजन हो सकती है इस पेशेंट में, ताकि जब आप उसको सर्जरी के लिए करेक्शन के लिए लेके जा रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आपको पता हो कि आप उसके अंदर क्या करने जा रहे हो, एंड इन्वॉल्विंग द राइट टीम। जी लाइबा। मैडम अब जैसे आज मॉर्निंग में पेशेंट की हमने हिस्टेक्टमी की है और हम्म। इवनिंग में उसका यूरिन आउटपुट जस्ट 100 ml है और पेशेंट को बहुत एब्डोमिनल पेन है और वो बार बार वॉमिटिंग भी कर रही है। तो इस सिनेरियो में हम अब इसको गट की इंजरी लेंगे या यूरेटर की इंजरी लेंगे? बोथ, इट कैन अदर भी बोथ, खुदा ना खास्ता यूरिटेरिक भी हो सकती है, आउटपुट तो कम हो रहा है, लेकिन अब जितनी वॉमिटिंग्स आ रही है तो उसमें आप पहले उसकी गट को भी तो रूल आउट करो ना। कई दफा होता है आउटपुट कम आ रहा होता है तो वॉमिटिंग हो रही होती है, यूरिटेरिक इंजरी होती है, यूरिन कंटिन्यूसली लीक कर रहा होता है एब्डोमेन के अंदर, तो गेट द अल्ट्रासाउंड डन एंड गो अहेड अकॉर्डिंगली। ओके मैडम, थैंक यू। इन्वॉल्व मैम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जी। मैम अगर ये परकुटेनियस जो नेफ्रोस्टमी ट्यूब जो है वो उसका रोल कहाँ पे है? ये यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा, हमने नहीं डिसाइड करना। प्लेट। हमने ये डिसाइड करना है कि हमने किस बंदे को इन्वॉल्व करना है, और इस पेशेंट को किस चीज की इंजरी हुई है और किस वजह से हुई होगी। राइट, ये दो तीन बातें। उसके बाद डज शी नीड अनदर सर्जरी फॉर द करेक्शन? नंबर वन, हो सकता है कई दफा ब्लैडर इंजरी है, ब्लड स्टेन यूरिन आ रहा है, आप कई दफा 3-3 महीने कैथेटराइज रख के फिस्टुला ट्रीट हो जाता है, यू डोंट नीड टू गेट द सर्जरी डन। तो आपने ये देखना है कि उसकी सर्जरी की रीसर्जरी की जरूरत है फॉर द करेक्शन। नंबर 3 ये कि अगर रीसर्जरी की जरूरत है तो वो कब करनी है, अभी करनी है या कुछ अरसे के बाद करनी है, और इस सब चीजों में करनी क्या है, क्या कब करनी है, किसने करनी है, ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का डिसीजन है। ठीक है। मैम हमसे क्वेश्चन करते हैं ना, जैसे कि अगर बावल इंजरी है हो गया ठीक है, लेकिन उसको तो हमने इनी हाउ करेक्ट ही करना है, ओपन तो करना ही है जैसे ही हम्म। डायग्नोज हुआ। क्यों अगर वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन डायलिटेशन की वजह से या पैरालाइटिक जो सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो नहीं है, मतलब इंजरी ओपन वाली ऑब्स्ट्रक्ट परफोरेशन है मींस, तो उसमें तो हमने ओपन करनी है। फिर उसमें भी हमसे ही पूछते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम तो चलो हमने कह दिया कि ये सर्जन डिसाइड करेगा, लेकिन हमसे ही पूछते हैं कि प्राइमरी रिपेयर करोगी या फिर जो है कोलोस्टोमी थोड़ा सा ये डिफंक्शनिंग। पता होना चाहिए, ये बेसिक बात है। आप इसकी एक निशानी ऐसे रख लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की इंजरी है तो मोस्टली एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है, लार्ज इंटेस्टाइन की है तो वो कोलोस्टोमी बैग लगता है। बस मेन इतना। उसके अलावा ये कि अगर नीचे स्फिंक्टर की इंजरी हो गई है, जैसे नीचे कोई फिस्टुला बन गया है खुदा ना खास्ता, या फिर कोई वो पेरिनियल टीयर आ गया मेजर डिग्री ग्रेड 4 का या कुछ ऐसा, तो भी अगेन कोलोस्टोमी बैग लगेगा ताकि उसको नीचे से रेस्ट मिले। हमने बेसिक छोटी छोटी बस ये बात याद रखनी है। परकुटेनियस ट्यूब कब डालनी है किडनी की या यूरिटर की, ये बहुत एडवांस्ड बातें हैं, ये यूरोलॉजिस्ट कैन डिसाइड। जी मैम। ठीक है जी सादिया। सादिया ने आते। सो बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपने किए, और भी यू कैन राइट इट डाउन एंड वी कैन डिस्कस ऑल्सो। नेक्स्ट संडे को भी बता देना अगर कोई स्पेसिफिक क्लास है। इट्स ऑलवेज बेटर अगर हम टॉपिक्स रिपीट कम करें, लेकिन वही बात है अगर रिपीट भी हो जाए तो हर सिनेरियो एक नई तरह से आता है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। यू कैन वॉलंटियर, दोबारा से ही मैं कहूंगी कि यू कैन वॉलंटियर अगेन, जिन्होंने पिछले में किया आई एम सॉरी अगर बिकॉज क्लास नहीं हो सकी, सो यू कैन अगेन टेल मी द टॉपिक एंड वॉलंटियर अगेन। अगर ठीक है, ओके फाइन। सो ये क्लास भी मैं अपलोड कर दूंगी, और इंशाल्लाह फिर हम अगले संडे को कर लेंगे मुलाकात। सादिया ने हाथ खड़ा किया हुआ था, सो वो ऑफलाइन हो गई है एंड शी इज ट्राइंग टू ज्वाइन अगेन। मैडम जी। बस मुझे एक जी लास्ट सादिया। क्वेश्चन ये पूछना है। हाँ। करिहा, मैम करिहा बात कर रही कारिया जी। करिया। हूँ। जी मैम, बस ये लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि मैम एसओजीपी की गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि लेबर में आपने इंसुलिन जो है वो 12 यूनिट 1000 ml ड्रिप में डाल के लगा देनी है। ठीक है, आपको 7 to 12 मिलीमोल अचीव करने के लिए। तो हम्म। मैम ये अगर हम ये बोल दें एग्जाम में तो इसको वो पूछेंगे नहीं किस तरह चलाओगी, कैसे करोगी, तो ये राइट इन्फ्यूजन वे पंप है से या किसी चलाना। और तरह से? देखो, नो डाउट आपको ये सारा पता होना चाहिए और आप करोगे भी। देयर आर इन्फ्यूजन पंप अवेलेबल आल्सो एवरीवेयर, आप उससे कर सकते हो। आप ड्रॉप्स भी डिसाइड कर सकते हो। उसके अलावा ये क्या है, मोस्टली एट टाइम्स यू डोंट रियली नीड टू गेट इट डन, कुछ लोग स्लाइडिंग स्केल से भी कर रहे थे, बट यस टू न्यूट्रलाइज ड्रिप आप उसमें 12 यूनिट्स ऐड कर देते हो। तो ये आप वो तो ये तो
फॉर्मूला भी अवेलेबल भी है बुक्स में और फिर इन्फ्यूजन पंप भी होता है, तो इसमें कोई मैम ऐसी हम बात लोगों नहीं। के यहाँ ना अलग अलग लगता था कि आपने इंसुलिन की ड्रिप अलग से लगती थी और ये 1000 ml की ड्रिप अलग से लगती थी, तो इसका मतलब एग्जाम में क्यों? किस तरह बोलूं? नहीं, आप न्यूट्रलाइज इंस करके लगाओगे, अपनी चीजें आसान रखो। इसी तरह बोलना है बस। जी। चलिए सही है, थैंक यू मैम। चलिए, वेलकम। ठीक है, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात।